ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने पढ़ना शुरू कर दिया है अपना 6th चैप्टर, जिसका नाम है रेखा और कोण। बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेखाओं के प्रकार के बारे में। 3 तरह की हमने रेखाएं पढ़ी थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक रिवीजन क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है। तो हमने 3 तरह की रेखाएं पढ़ी थी। पहली थी प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी थी समांतर रेखा और तीसरी थी लंबवत रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हुई जाएगी, उसे हम कहेंगे कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर इसका नाम L है, इसका नाम M है, तो हम कहेंगे कि L और M जो है वो कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया? बिंदु O पर एक दूसरे को काटा। ठीक है। फिर हमने बात की थी समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो ऐसी रेखाएं जो साथ साथ तो चलेंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्या क्या होता है इसमें? साथ साथ चलती है, लेकिन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, प्रतिच्छेद नहीं होती। समांतर इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा एक समान रहता है, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं। अगर यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, और यहाँ पर भी इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने बात की थी लंबवत रेखाओं की। तो लंबवत रेखा भी एक तरह की प्रतिच्छेदी रेखा ही है, पर प्रतिच्छेदी रेखा और लंबवत रेखा में एक अंतर होता है। वो अंतर क्या है? अगर आप बता सकें तो जरूर बताइए। है तो ये भी प्रतिच्छेदी ही, लेकिन क्या इसमें मैम अंतर? जी 90 डिग्री का कोण बनता है जब प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, वेरी गुड। कि जब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करेंगी, तो हमेशा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, हमेशा ये 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। इसलिए हमने इनको नाम दे दिया लंबवत रेखा, क्योंकि हमें पता है लंब खींचने का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि लंब खींचो, इस पर इसका लंब खींचो, तो हम कहते हैं इसका मतलब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। इसलिए हमने इन रेखाओं को कह दिया हिंदी में लंबवत रेखा और इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। वैसे यहां पर देखें तो ये यहां पर ये प्रतिच्छेदी रेखा तो है, पर ये लंबवत रेखाएं नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो कोण है वो जरूरी नहीं कि 90 अंश का ही बने। ठीक है। तो ये था इन 3 रेखाओं के बारे में, जो हमने थोड़ा थोड़ा सा पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो अभी कर लेते हैं इसी पर आधारित एक रिवीजन क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक चीज और रिवाइज करते हैं। हमें पता है कि रेखा जो है, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे तीर लगा दिए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? बताइए जरा। रेखा ये दोनों तरफ अनंत तक जाए। ठीक है। दोनों ये तरफ से तीर का बढ़ मतलब है सकते कि हैं। आप इसको अभी यहाँ से आगे को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से पीछे की तरफ को भी बढ़ा सकते हैं, और ये अनंत तक जाएगी। सिंपल सी बात है कि इनको हम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी कर लेते हैं एक सवाल पोल में। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट होने वाली है ऑफ, जो कि हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन होने वाला है शुरू। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। देखिए, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, आपने अपना आंसर जो है वो पोल में देना है। सवाल ये है कि निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है? ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, ये आपने सवाल यहां पर इसका उत्तर देना है। हिंट ये है कि रेखा को बढ़ाया जा सकता है, तो यहां पर आप सभी ऑप्शन की रेखाओं को बढ़ाकर देखिएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दूर दूर है, पर आप इनको कोशिश करना बढ़ाने की। बढ़ाने के बाद आपको पता लगेगा कि ये प्रतिच्छेदी है या नहीं, और जो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होंगी उसको ढूंढिए, उसको अपने उत्तर के रूप में चुनिए और पोल में अपना आंसर दीजिए। ठीक है। और इस बात का ध्यान रहे कि आपकी जो रेखाएं हैं वो आगे तक बढ़ाई जा सकती हैं। अगर तीर लगाया है तो मतलब इसको बढ़ाओ, रुकना नहीं है, उसको और आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो अभी 5 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, और अपना आंसर आपने बच्चों देना है पोल में। क्लास में हमारे पास अभी 35 बच्चे हैं, और धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही होता है, गलत होता है, ये सब नहीं सोचेंगे। अपना, आपका काम है आंसर देना, वो आपने देना है। ठीक है। तो बस वही कीजिए, आंसर दीजिए और अपना
जो है वो कर्तव्य निभाए, है ना, अपना काम पूरा कीजिए। चलिए फटाफट से, तो 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, जिसको आप प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कह सकते, उसको आपने ढूंढना है, ठीक है। चलो तो 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 23 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 24 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 25 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, प्लीज बच्चों सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दीजिए। सही गलत की चिंता ना करें, अभी बस अपना आंसर दें। वैसे भी ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये पिछली क्लास पर आधारित सवाल है, तो इसका आंसर तो सभी ने देना है। चाहे आपने क्लास अटेंड की हो नहीं की हो, कोई बात नहीं, आंसर जरूर दे, ठीक है। तो 26 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। 27 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो कोशिश कीजिएगा कि 10 सेकंड में अपना आंसर आप दे पाए। फिर से मैं सवाल अपना रिपीट कर देती हूं, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना माना है। ठीक है, 19 बच्चों ने डी आंसर दिया। डी इज दी राइट आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, इसने इसको काट दिया मतलब प्रतिच्छेद कर दिया, तो प्रतिच्छेदी रेखा बन गई। ये यहाँ पर वैसे तो लंबवत रेखाएं हैं, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा था, लंबवत रेखाएं भी तो प्रतिच्छेदी ही होती है, क्योंकि इसने भी तो इसको काटा, इसने इसको काटा, है भले ये लंबवत लेकिन प्रतिच्छेदी भी कहलाई जाएंगी। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इसने एक दूसरे को नहीं काटा। अगर मैं इनको आगे तक भी बढ़ाऊं तो भी ये एक दूसरे को नहीं काट रही है। मैं इनको आगे तक क्यों बढ़ा रही हूं? क्योंकि ये रेखा है, रेखा को आगे तक बढ़ाया जा सकता है, ये उसका नियम कह लो या रूल कह लो। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये भी तो रेखाएं हैं, अगर मैं इनको बढ़ाऊं तो मैंने जब इसको आगे की तरफ को बढ़ाया और इसको ऊपर की तरफ को बढ़ाया, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही उदाहरण था, क्योंकि हमने क्या कहा, रेखा को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसको आगे को बढ़ाइए, इसको ऊपर को बढ़ाइए, तो ये तो कट गई, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये कैसी रेखाएं हैं, बताइए जरा, कैसी रेखाएं हैं ये? समानांतर रेखा मैम जी। समांतर रेखाएं, बिल्कुल सही, समांतर रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा। जब बीच का अंतर ही समान है तो कैसे काट पाएंगी? नहीं काट पाएंगी, तो इसलिए ये प्रतिच्छेदी नहीं थी। तो ये था हमारा रिवीजन क्वेश्चन। अब करते हैं अपनी क्लास को शुरू। जो हमारा आज की क्लास का टॉपिक है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरक और संपूरक कोण। अभी देखो ये भी कोणों के ही प्रकार है। हमने अभी पिछली क्लास में ही कोणों के प्रकार पढ़े थे। तो कौन कौन से थे वो? पहला तो था न्यून कोण, दूसरा था सम कोण, तीसरा था अधिक कोण, चौथा था ऋजु कोण, पांचवा प्रतिवर्ती, और छठा कोण था संपूर्ण कोण, है ना। तो वो कोण क्या थे? वो सभी कोण सिंगल सिंगल थे, मतलब उसमें किसी जोड़े की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन सभी कोणों को कह सकते हैं हम कोणों के सिंगल प्रकार। ठीक है, सिंगल प्रकार आप ऐसे नाम उसको याद रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 73 डिग्री का जो कोण है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, बताइए। ये कौन सा है? न्यून कोण है, संपूर्ण कोण है, कोण है, सम कोण है? सही, सही मैम इसका न्यून आंसर है कोण। क्या है? न्यू, ये न्यून कोण है। तो देखो ये अकेला था क्या? यहाँ पर हमने 73 के साथ किसी और को लिखा? नहीं लिखा। अगर मैं आपको बोलूं कि 108 डिग्री का कोण किस कैटेगरी में आएगा? अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण में। ठीक है, तो ये सभी कोण कैसे थे? ये सभी कोण जो है वो सिंगल सिंगल थे। अगर मैं पूछूं कि ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का, बिल्कुल सही। ऋजु कोण जो है वो
180 डिग्री का होता है, तो ये सभी सिंगल थे। लेकिन आज से हम जिन कोणों के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं वो सभी कोण आपको सिंगल नहीं बल्कि जोड़े में नजर आएंगे। तो ये सभी सिंगल कोण के प्रकार पहले हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे उन कोणों के बारे में जो आपको किसमें नजर आएंगे, तो जोड़े में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला प्रकार है पूरक और संपूरक कोण का। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? एक मिनट। पूरक कोण क्या होते हैं? तो जब किन्हीं दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है तो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। यहां से हमने दो चीजें निकाली। पहली चीज कि इन्होंने लिखा है दो कोण, इसका मतलब है पूरक कोण में दो कोण होते हैं। ठीक है, तो मतलब जोड़ा आ गया। एक अकेला कोण नहीं होगा, कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। किस तरह के होंगे, कैसे होंगे? तो ऐसे होंगे कि उन दो कोणों का जो योग होगा, उन दो, गुड इवनिंग बच्चों, उन दो कोणों का जो योग होगा वो कितने के बराबर होगा? तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब बताइए पूरक कोण में किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैम एक और बार समझा दो। एक और बार इसको हम समझते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण ऐसे, देखो इसकी पहले परिभाषा ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसी डेफिनेशन से हमने दो चीजें पकड़ी। पहली चीज, कितने कोण होंगे? तो दो कोण होंगे। ठीक है, पूरक कोण में कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। किस तरह के, क्या उनमें ऐसी खासियत होगी या क्या उनके बारे में कहा? कैसे कोण? तो ऐसे कोण जिनको जब हम जोड़ें या जिनका जब हम योग करें तो वो 90 डिग्री के आएंगे। ठीक है, मतलब उनको जो आप जोड़ोगे ना तो आपके कितने के बराबर आना चाहिए? वो आपका 90 के बराबर आना चाहिए। तो ये इसकी परिभाषा थी। परिभाषा में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि उदाहरण हम अभी करने वाले हैं। लेकिन परिभाषा में कोई दिक्कत है तो आप अभी के अभी फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नो आगे मैम। और इसके उदाहरण। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पूरक कोण हमेशा ही युग्म में होते हैं। युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब पेयर, इंग्लिश में कहें तो पेयर, हिंदी में कहें तो जोड़ा। तो ये हमेशा किसमें होते हैं? युग्म में। हालांकि जितने हम कोण अभी पढ़ने वाले हैं ना वो सभी कोण आपको युग्म वाले ही मिलेंगे। तो अब करते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे कि 27 डिग्री और 63 डिग्री का जो कोण है, हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। 27 डिग्री का पूरक होगा 63 डिग्री और 63 डिग्री का पूरक होगा 27 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब हमने 27 में 63 को जोड़ा या 63 में 27 को जोड़ा तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा जोड़ करके? 7 3 10, 6 7 8 और 90। 9, और यहाँ पे भी 10 और 6 7 8 9, तो 90 डिग्री। देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि 27 डिग्री और 63 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं 20 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? मैम 70। मैम 60। ओ सॉरी 70। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही, 70 डिग्री। और 70 डिग्री का पूरक कौन होगा? 20। 30। ठीक है, सिंपल। तो बस ये होते हैं पूरक कोण जिनको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा कोण है जो अपने आप का ही पूरक है। 45 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कई बार ये पूछा भी जाता है हमारे हमसे, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया उसमें भी या फिर आपके पेपर में भी आ सकता है। ऐसा कोण जो अपने आप का ही पूरक है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। क्योंकि 45 डिग्री में आप 45 को ही जोड़िए तो आपको कितना मिलेगा? आपको जो है वो 90 डिग्री मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं 45 डिग्री का कोण जो डिग्री। है वो खुद का ही पूरक, अपने आप का ही पूरक होता है। बस यही था पूरक कोण के बारे में। तो अभी किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फटाफट से बच्चों पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो अभी नो मैम। दूसरी तरह का सवाल करते हैं। चलो आगे आएगा शायद वो सवाल। ये है कि यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। दो कोण है, कैसे हैं? दो पूरक कोण है। उन दो पूरक 22 डिग्री। हम्म, 22 डिग्री।
तो पहले सवाल समझ लेते हैं फिर आंसर पे आते हैं कि कैसे कोण है, दो पूरक कोण है, उन दोनों में से अगर एक कोण जो है वो 68 डिग्री का है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है पूरक कोण जो होते हैं उनको जोड़ने पर 90, एक का मान 68 डिग्री है, तो जो कोण आपको दिया गया है, कौन सा कोण दिया गया है 68 डिग्री का, उसको आप 90 में से घटा दो, आपको जो है वो दूसरा कोण मिल जाएगा। कैसे मुझे पता लगा कि इसको 90 से घटाना है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया गया था पूरक कोण, ठीक है, एक शब्द हमें दिया गया था पूरक कोण। हमें पता है अगर दो कोण पूरक है तो सम उनका, योग उनका 90 आएगा। तो 90 में से आपको एक तो दिया था 67 के बराबर, दूसरे का हमने पता लगाना था, तो हमने क्या किया 67 डिग्री को 90 में से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 2, बच गया 8 और यहाँ पर भी आ गया 2, तो 22 डिग्री जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो 68 डिग्री का पूरक 22 डिग्री, 22 डिग्री का पूरक 68 डिग्री। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं संपूरक की। तो संपूरक कोण भी बिल्कुल सेम पूरक की तरह है, इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी जो है वो दो कोण होंगे। किस तरह के होंगे या कैसे होंगे, तो बात कर लेते हैं उनके बारे में कि इस बार जो है, जो इन दो कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। दो कोणों का योग कितने के बराबर अब होगा, तो 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यही था इसमें संपूरक में। संपूरक की परिभाषा में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम एक बार बता दो ठीक है, फिर से समकोण इसको एक कोण बार का। समझते हैं। संपूरक कोण जो आपके पास है बच्चों, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें भी कितने कोण हैं, इसमें भी दो कोण हैं, लेकिन योग की बात करें कि जब हम किस तरह के कोण हैं, तो इसमें भी जोड़ना है, योग करना है। पूरक कोण में जो आपका योग होता था, कोणों का जो जोड़ होता था वो 90 डिग्री के बराबर आता था, लेकिन संपूरक कोणों में क्या होगा, जब आप दो कोणों को जोड़ोगे तो उसका उत्तर जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, पूरक 90 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री। तो यही था इसमें। अभी कोई डाउट है किसी का तो पूछ लीजिए। नो मैम, नो मैम। हैं आगे। और ये भी हमेशा किसमें होंगे, तो युग्म में होंगे। युग्म मतलब कि जोड़े में होंगे, जोड़े मतलब कि पेयर में होंगे, एक नहीं बल्कि दो। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 60 डिग्री में जब 120 डिग्री को जोड़ दिया तो 180 डिग्री आ गया। तो 60 का समपूरक 120 है, 120 का समपूरक 60 डिग्री है। अब बहुत से बच्चे परिभाषा तो समझ लेते हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरक कब लिखना है, संपूरक कब लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पूरक। आपको एक चीज तो बच्चों याद रखनी ही पड़ेगी कि जो योग होगा, जो जोड़ होगा, या तो 90 डिग्री का या तो 180 का। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, या तो 90 का या तो 180 का। और शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, पूरक और दूसरा संपूरक। अब देखो कैसे इनके बीच में आपने रिलेशन बनाना है। पूरक छोटा है या संपूरक छोटा है, अगर हम लिखने की बात करें तो कौन सा शब्द छोटा है, पूरक या संपूरक? पूरक पूरक। ठीक है, पूरक। तो वैसे ही 90 और 180 में कौन छोटा है? 90। 90। तो इसका मतलब पूरक में क्या होगा, पूरक में जो दो कोण होंगे उनका जो योग होगा वो 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पूरक भी छोटा 90 भी छोटा। और वैसे ही संपूरक में क्या होगा, कौन है ये प्रिंस बेटा, आपको पता है क्लास के नियम क्या है, फिर भी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ये आखिरी वार्निंग में दे रही हूँ। अगर आप फिर से ऐसा करेंगे तो मुझे आपको क्लास से जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको क्लास में एंट्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगर आपने अभी क्लास को ज्वाइन किया तो यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एक पूरक कोण के बारे में, एक संपूरक कोण के बारे में। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, पूरक कोण वैसे होते हैं, दो इसमें कोण होंगे, दो से ज्यादा नहीं होते ना दो से कम होते, बस दो ही कोण होंगे जिनको जब आप जोड़ोगे तो आपका जो उत्तर है वो 90 डिग्री आना चाहिए। और संपूरक कोण ऐसे दो कोण होंगे जिनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने इसको रिलेट किया कि पूरक छोटा है
तो ये 90 डिग्री इसका योग होगा, क्योंकि 90 डिग्री भी छोटा है। संपूरक शब्द बड़ा है और 180 भी बड़ा है, तो इसलिए हम कहेंगे संपूरक जब भी आएगा तो आपने हमेशा याद कर लेना है 180 को, पूरक जब भी आएगा तो याद कर लेना है 90 को। ठीक है, अभी इसके थोड़े से उदाहरण कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल में। तो अभी जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बच्चों क्लियर हो जाएगा आधे से ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आपने मुझसे पूछ लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं 50 डिग्री का समपूरक कोण 130 डिग्री। क्या सभी बच्चे इससे सहमत है? अपना अपना आंसर सभी बच्चे बताएंगे। यस मैम 130 डिग्री। 30 डिग्री। क्यों आपने कहा 130? जरा आप इसका कारण भी बताइए, कारण भी बताइए। क्योंकि संपूरक क्योंकि संपूरक 180 कोण डिग्री 180 होता है डिग्री। इसलिए। संपूरक का मतलब ये होता है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 180 आए, तो 50 और 130 को जोड़ा तो 180 आएगा। 50 डिग्री का अगर मैं आपसे पूछूं पूरक कोण, तो आप बताइए। 40 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं अभी 25 डिग्री का पूरक कोण 75 डिग्री 65 55 डिग्री। ठीक है, देखते हैं। 55 जमा 25, 5 5 10, 75 80 आ बेटा। हाँ, तो 80 आ रहा है। 65 डिग्री। 75 ठीक डिग्री। है, हाँ, तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने हमेशा जो है वो जमा करके चेक करना है कि अगर हम क्या करें 65 में 25 को जोड़ दें तो हमारे पास जो है वो उत्तर आ रहा है 0 6 90 7 8 डिग्री। 9। ठीक है, तो इसका मतलब 25 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो 65 डिग्री होगा। और अगर आपसे मैं पूछूं 25 डिग्री का समपूरक कोण 155 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको जमा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्या कर लो, डायरेक्ट 180 में से जो है वो 25 को माइनस कर लो, क्योंकि 25 हमें दिया गया है, संपूरक हमने निकालना है, हमें पता है संपूरक मतलब 180। 180 में से 25 को माइनस कर लो तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5 155। 155 डिग्री। तो ये था पूरक और संपूरक। अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो अब आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी डाउट में हैं। बस पूरक और संपूरक आपको याद रखना है। ठीक है, संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 180 आता हो, पूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 90 आता हो। सिंपल। ठीक है, तो अभी ट्राई कर लेते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि बहुत से डाउट्स हैं तो हम फिर से इसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुके हैं ऑफ, पढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है कि चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं। आपको दो कोण दिए गए हैं, पहला कोण आपको दिया गया है 23 डिग्री का, दूसरा दिया गया है 67 डिग्री का। आपसे पूछा गया है किस तरह के कोण है, क्या ये पूरक है, क्या ये संपूरक है, क्या ये एकांतर अंतः कोण है, क्या एकांतर बाह्य कोण है। देखो ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमने अभी पढ़ा नहीं, तो जाहिर सी बात है शायद इसका ऐसा इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या करो, कोणों को जोड़ो, आपको आपका उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो चलिए अभी पोल भी ओपन हो चुका है, सिंपल सा सवाल है, इन दोनों को आपस में जोड़िए, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किस तरह के कोण है। ठीक है, तो अभी 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, जल्दबाजी या लापरवाही में गलत नहीं करना है। मोहित बेटा अगर आप आंसर दे रहे तो आंसर नहीं देना है, लेकिन कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, मैं कैसे जवाब दूं? एक बार आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्या पता स्क्रीन नजर आ जाए। फटाफट से क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैम 3 बार कर लिया। मैम अच्छा 3 तब भी बार नहीं कर हो पा लिया। रहा, तो इसका रीजन हो सकता है बेटा यस या मैम। तो नेटवर्क ना हो पूरा, या फिर इंटरनेट की थोड़ी सी दिक्कत हो। ये दो ही रीजन होते हैं कभी स्क्रीन नजर ना आने के। ठीक है, तो चलो अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। पहला कोण आप लिख लीजिए कॉपी पे अपनी। पहला कोण है 23 डिग्री का, दूसरा कोण है 67 डिग्री का। लिख लिया आपने तो आप यस बोल सकते हैं। इनको जोड़िए और पता लगाओ कि ये किस तरह के हैं। ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए पूरक कोण, ऑप्शन नंबर बी समपूरक कोण,
ऑप्शन नंबर सी एकांतर अंतःकोण, ऑप्शन नंबर डी एकांतर बाह्य कोण। कोणों के नाम मैं फिर से बता दूं, एक है 23 डिग्री, एक है 67 डिग्री का, एक 23 का, एक 67 का। उनको पता लगाइए किस तरह के कोण है। ऑप्शन नंबर ए पूरक, ऑप्शन नंबर बी समपूरक, ऑप्शन नंबर सी एकांतर अंतःकोण, ऑप्शन नंबर डी एकांतर बाह्य कोण। तो अभी अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो यस या नो, ठीक है। अभी देखिए क्लास में इतने सारे बच्चे हैं पर अभी भी सिर्फ आधी क्लास ने आंसर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लास में अभी कम से कम 39 में से सिर्फ 25 ही बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं तो सभी आंसर कीजिए। मैम दे दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मोहित को स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी फिर भी इन्होंने आंसर दे दिया है, तो बाकी बच्चों को तो शायद स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो बच्चों आप भी कोशिश करो, पूरी पूरी अपनी कोशिश कीजिए आंसर देने की। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जैसे इन्होंने पूछा था, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं बताना है, डाउट आप पूछ सकते हो। 29 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी भी पूरे 10 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। 30 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी भी 9 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकेंड्स का वेट। तो कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जहां पे आपने अभी आंसर दिया। बताएं सभी अपना आंसर। मैम ए को 27। हाँ अपना आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि जब हमने 23 में 67 को जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आ गया 10 6 7 8 9 90। तो इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 आता है उनको कहा जाता है पूरक कोण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। सी और डी हमने अभी पढ़ी नहीं, हमें नहीं पता ये क्या है, तो इसलिए इनको तो हमने ऐसे भी नहीं चुनना था। पूरक और संपूरक में हमें पता है 90 आएगा तो पूरक, 180 आता तो संपूरक, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अच्छा अगर मैं अभी आपको पूछूं 70 डिग्री और 30 डिग्री ये दोनों किस तरह के कोण हैं। पूरक कोण। मैम न्यून कोण। ठीक है मजबूर, अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक कह रहे हैं पूरक, एक कह रहे हैं अधिक, और एक आया था न्यून भी, ठीक है। हाँ तो हाँ, इनको हम न्यून कोण कह सकते हैं, लेकिन इनको हम पूरक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनको जोड़ने पर कितना आ क्योंकि रहा मैम है, इनका योग 90 नहीं है, जोड़ने पे 90 100 नहीं आ है, रहा है। कितना है 100 है। तो इसलिए हम इनको जो है वो पूरक नहीं कह सकते, क्योंकि इनको जब जोड़ा तो हमारे पास 90 नहीं आया, हमारे पास 100 आया। तो आपको कभी अगर ऐसे कोण दिए जाएंगे जिनका जोड़ ना तो 90 आ रहा हो ना तो 180 आ रहा हो, तो आप उनको ना तो पूरक कहेंगे ना तो संपूरक कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आपने देखना है, कभी भी आपको कोई सवाल आता है उनको हमेशा जोड़ के ही चेक करना है, जमा करके ही देखना है। अगर 90 और 180 आया तभी या तो पूरक या संपूरक कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो चलिए अभी करते हैं एक और क्वेश्चन हम अपने पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर दो समपूरक कोण है, ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा है समपूरक। आपको पता है संपूरक कोण में ऐसे कोण होते हैं जिनको जोड़ करके कितना डिग्री आता है, ये आपको पता है, ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि पोल का क्वेश्चन है। आपको कहा है कि इन दो संपूरक कोण में से पहला कोण अगर 31 डिग्री का है तो ये पता लगाइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा या कितने अंश का होगा। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको पोल भी नजर आ जाएगा थोड़ी सी देर में। संपूरक कोण शब्द पकड़िए, वहां से आपको पता है कि कितने डिग्री का इनका योग होता है, और उसकी मदद से पता कीजिए अगर एक 31 का तो दूसरा कितने का आएगा, ठीक है। सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर वहीं पे पोल में आपने देना है।
मोहित, अगर आपको अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो मैं एक बार आपके लिए फिर से ऑप्शन रिपीट कर देती हूँ और क्वेश्चन भी, कि दो संपूरक कोण है, उसमें से पहला कोण 31 डिग्री का है, दूसरा कोण आपने निकालना है। अगर आपने दूसरा कोण निकाल लिया है तो ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 59 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 139 डिग्री, 139 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 149 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण है दोनों, पहला 31 डिग्री का है, दूसरा निकालना था। ऑप्शन नंबर ए 59 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 139 डिग्री मतलब 139 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 149 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। तो अभी आप सभी अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों। पोल में 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हैं, 37-38 बच्चे हैं। तो सभी कोशिश कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना वो करें, लेकिन आंसर जरूर देना है। ठीक है, 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 23 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 24 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, 25 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास 38 स्टूडेंट्स हैं, 26 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें कि दो संपूरक कोण है, उनमें से एक 31 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा, बस इतना आपने बताना है। तो आई होप अभी तक आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो करते हैं अभी हम 10 सेकंड का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाने की। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड और 33 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया था और अभी आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से सही आंसर कौन है। ऑप्शन नंबर सी आप कह रहे हैं, ठीक है। मैम सी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए संपूरक कोण में योग कितने डिग्री का होता है? 180 180। 180। हमें 180 योग 180 में जो है वो 31 डिग्री को कर देना था माइनस, तो करते हैं इसको माइनस। 10 में से 1 गए तो आ गया 9 और यहाँ पे 8 तो नहीं बचेगा, यहाँ पे तो 7 बचेगा, तो 3 4 5 6 7 4 और 1, तो 149 डिग्री इज दी राइट आंसर। तो इसका मतलब 149 जो है वो 31 डिग्री का संपूरक होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी के लिए एक और सवाल कर लेते हैं, पोल में ही उसको करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोण कौन से हैं, किस तरह के हैं। पहला कोण है 97 डिग्री का, दूसरा कोण है 73 डिग्री का और आपसे पूछा है किस तरह के कोण है। ऑप्शन नंबर ए पूरक, ऑप्शन नंबर बी संपूरक, ऑप्शन नंबर सी एकांतर अंतःकोण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको पहले तो जमा करो, जमा करके देखो कि 90 आएगा तो पूरक, सॉरी जो भी है, मतलब जमा करके आपको पता है कितना आएगा तो क्या करना है, बस आपने देखना है कि अगर इनमें से कुछ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन भी है कि इनमें से कोई नहीं। चलो, तो अभी के लिए पोल आपको नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए, पर जमा जरूर करना बच्चों, जल्दबाजी में या तुक्का लगाने की कोशिश में गलत मत करना। जमा करके आपको पता लगेगा, जमा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। मैम इसमें संपूरक और पूरक ही तो बताना है। नहीं, क्या ये संपूरक है, क्या ये पूरक है, क्या ये एकांतर है या कोई भी नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए। जमा, इसलिए मैंने कहा कि जमा करके देखो। ठीक है, हमें पता है पूरक होगा तो 90 आएगा जमा करके, संपूरक होगा तो 180 आएगा। तो बस ये आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी उसको आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा।
पहला ऑप्शन है पूरक, दूसरा ऑप्शन है समपूरक, तीसरा ऑप्शन है अंतः एकांतर कोण, चौथा ऑप्शन है इन तीनों में से कुछ भी नहीं। और कोण कौन कौन से थे? पहला कोण था 97 डिग्री का, दूसरा कोण है 73 डिग्री का। अब इसको आप जमा कीजिए और देखिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में आपने देना है, जो कि 19 बच्चे दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करेंगे और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देंगे। मैम एकांतर हाँ जी बेटा, कोण क्या होता है? उसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, पर वो तब बनते हैं जब बीच में एक तिर्यक रेखा हो। उसके लिए पहले हमें तिर्यक रेखा पढ़नी पड़ेगी, तो अभी इस पे नहीं जाते हैं। यस मैम। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक और बार रिपीट करना। तो आपके पास दो कोण दिए गए हैं। पहला कोण है 97 डिग्री का, दूसरा कोण है 73 डिग्री का। आपको पूछा है ये दोनों कोण किस तरह के हैं। ऑप्शन नंबर ए पूरक कोण, ऑप्शन नंबर बी समपूरक कोण, ऑप्शन नंबर सी एकांतर अंतः कोण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनको जमा करो, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। 30 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है अभी। वेरी गुड। अब कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो देखिए क्या मतलब, अपना अपना आंसर बताइए। मैम डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमने 97 में 73 को जोड़ा तो 7 3 होता है 10, हासिल चली गई 1 10 17, तो 170 डिग्री आया। 170 डिग्री ना ही तो पूरक है ना ही तो संपूरक है, तो ना तो ये पूरक हुआ ना तो ये संपूरक हुआ। एकांतर कोण अभी पढ़े ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी तरह के ये कोण नहीं थे। तो बताइए ये कौन से कोण थे, आप इनको क्या कहेंगे? एक कोण इसमें से कैसा है एकांतर। और दूसरा मैम न्यून कोण। न्यून कोण। ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है। तो बस इनको हम पूरक संपूरक नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये था पूरक और संपूरक के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कोण, जिनका नाम है आसन्न कोण, जो बहुत बहुत जरूरी है गणित के लिए, स्पेशली 9th 10th के गणित के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको शुरू। पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली है, पर पढ़ेंगे और सीखेंगे। जब इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आसन्न कोण क्या होते हैं? ये भी पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, तो ये भी दो होते हैं। तो दो आसन्न कोण होते हैं, दो आसन्न कोण होंगे यदि अगर दोनों कोणों के पास एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, और दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। तो परिभाषा पढ़ी, बहुत लंबी थी, बहुत सारी चीजें थी, कुछ समझ नहीं आया। अब इसको तोड़ के पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे इतना सीख पाए, जो चीज हम यहाँ से पकड़ पाए, वो पहली चीज तो है कि कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। क्या उनमें खासियत होनी चाहिए? पहली खासियत ये कि उन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ क्या होता है? तो बच्चों उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों के पास होता है उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो पहली है उभयनिष्ठ भुजा, मतलब कि कॉमन साइड। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश में भी कॉमन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कॉमन। और बात करें दूसरे बिंदु की, तो दूसरा पॉइंट ये है कि दो कोण हैं, उनमें जो है वो उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो। उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ का मतलब फिर से वही कॉमन, और शीर्ष हमें पता है क्या होता है किसी भी कोण का, उसको हम अभी दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष हो।
फिर तीसरी चीज इनके ही बारे में कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं लिख लेती हूँ नॉन उभयनिष्ठ, या फिर उसको हम बोल सकते हैं नॉन कॉमन। जो ऐसी भुजाएं जो दोनों कोणों की अलग अलग हैं, कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, वो भुजाएं क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा, नॉन उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। अगर आपको ये तीन चीजें समझ आ गई, मतलब सिर्फ पढ़ने में, तो आप वाई टाइप करें, उदाहरण अभी करेंगे। अगर ये तीन कंडीशन आपको लग गई तो ठीक, एक बार और समझते हैं। मैं एक बार और समझा पहली दो। चीज, एक बार और ठीक है समझा बच्चों, दो। एक बार और इसको समझते हैं। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। अभी हमने पढ़ा आसन्न कोणों के बारे में। तो आसन्न कोण कहते हैं कि मुझ में भी दो कोण होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा अभी हम जितने कोण पढ़ेंगे वो सभी पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, जोड़े मतलब दो दो के जोड़े में। तो इसमें भी हमने देखा कि दो कोण होने चाहिए। उन कोणों के बीच में क्या होना चाहिए? एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, मतलब कि कॉमन साइड होनी चाहिए उन दो कोणों के बीच में। एक होना चाहिए उभयनिष्ठ शीर्ष, मतलब कि कॉमन शीर्ष, ठीक है, यहां पर कॉमन शीर्ष। और तीसरी कंडीशन, जो नॉन उभयनिष्ठ या फिर जो ऐसी भुजा है जो कॉमन नहीं है, वो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के बिल्कुल विपरीत दिशा में या उल्टी दिशा में होनी चाहिए। ये इसकी थ्योरी है। आपको ये तब तक समझ नहीं आएगी जब तक इसका उदाहरण नहीं करेंगे। तो एक उदाहरण यहीं पे मैं करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया, एक रेखा यहां पर रखी, इस रेखा पे अभी जो है वो कोण बनने वाले हैं, एक नीली भुजा से, एक काली भुजा से। इसको मैं नाम भी अभी देने वाली हूं। इसका नाम मैंने दे दिया है ए बी सी, और इसका नाम पी, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या किया, तो दो कोण भी बना दिए। यहां से यहां तक लाल रंग का कोण बन रहा है, और यहां से नीचे जो है वो हरे रंग का कोण बन रहा है। अब हमने देखना है इसमें इन तीन चीजों को। पहली चीज, इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा, पर उसके लिए पहले इनके नाम लिख लेते हैं। पहले मुझे बताइए, जो लाल रंग का कोण है उसका नाम क्या है? सी APB APB BPB। ठीक है, जो लाल रंग का बन रहा है, देखो कहां से कहां बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से और यहां से। डी सी हाँ, एपीबी कह लो या बीपीए कह लो, एक ही बात है। तो इसका नाम है कोण एपीबी। और वहीं अगर बात करें हम अपने हरे रंग के कोण की, उसका नाम क्या है? BPC। देखो, ये कोण यहां से बना और यहां से बना, तो इतना सही ये कोण है, तो इसका नाम हो जाएगा बीपीसी, ठीक है। कोण के नाम बच्चों हमने पहली क्लास में पढ़े थे, तो अगर आपको डाउट है तो पहली क्लास की एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, वहां पे हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। इसका नाम है बीपीसी। तो नाम पढ़ लिए। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो लाल रंग का कोण है, मतलब कि जो कोण है एपीबी, उस कोण का शीर्ष कौन है? पी। शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर हमारा कोण बन रहा हो। जैसे कि देखिए, तो ये जो कोण है ये पी बिंदु पे बन रहा है। जो कोण आपका लाल रंग का है वो भी पी बिंदु पे बन रहा है, जो कोण हरे रंग का है वो भी पी बिंदु पे बन रहा है। तो पी होगा इसका शीर्ष। एक और तरीके से शीर्ष का पता लगाया जा सकता है कोण के नाम से। जो चीज बिल्कुल बीचों बीच लिखी जाएगी उसी बिंदु पे आपके कोण का शीर्ष होता है। तो अगर लाल रंग का शीर्ष पी है, तो हरे रंग का शीर्ष बताइए, हरे रंग वाले कोण का शीर्ष। मैम पी वो भी कौन है? तो वो भी पी है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा इसका शीर्ष भी पी है, इसका शीर्ष भी पी है, तो हम कहेंगे हाँ, इनके बीच में कॉमन शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष है, जिसका नाम पी है, ठीक है। फिर हमने देखना क्या इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ भुजा है, तो पहले उन भुजाओं के नाम लिख लेते हैं जिससे ये कोण बने हैं। बताइए, लाल रंग का कोण किस किस भुजा से बना है? ए बी बी एपी और बी सिर्फ बी? AB। सिर्फ बी तो ये बिंदु हुआ। पी, इसका नाम है एपी, इस भुजा का नाम है, माइक ऑफ करें, सोमवती भी
ऑफ रखें अभी के लिए। इसका नाम है एपी और इसका नाम है बीपी या फिर पीबी, ठीक है। तो इन दो भुजाओं से मिलके हमारा ये कोण बना। जब ये दो भुजाएं आपस में यहां से आई, ये दोनों जब आपस में यहां पे मिली तो इन्होंने हमारे लाल रंग के कोण को बनाया। तो हम कहेंगे ये कोण बना है एपी और बीपी से। वहीं बात करूं हरे रंग का कोण किस किस भुजा से मिलकर के बना है? बीपी और सीपी। सीबी हरे रंग का कोण किस किस भुजा से बना है? ठीक है बच्चों, बीपी और सीपी। जब यहां से एक भुजा बीबी नाम की आई और यहां से एक भुजा सीपी नाम की आई, जब वो दोनों आपस में मिले तो हमारे हरे रंग के कोण को उन्होंने बनाया। अब देखो क्या इनमें कोई भुजा है जो उभयनिष्ठ है, जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो? मैम बीपी। बीपी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत BP। अच्छे। बीपी है जो उभयनिष्ठ भुजा है, तो हमने कहा जी हाँ इसके बीच में उभयनिष्ठ भुजा भी है जिसका नाम है बीपी। चाहे तो आप देख लो कैसे पता करना है कि ये बीपी भुजा कॉमन है उभयनिष्ठ। देखो बीपी भुजा आपकी ये वाली है, ये जो यहाँ से जा रही है बीच से, इसे कहेंगे हम बीपी। ये इनके बीच में कॉमन है। कैसे पता लगेगा? ऐसे कि अगर मैं इस बीपी को यहां से हटा करके यहां से इसको गायब कर दूं तो क्या मेरे दो कोण बनेंगे? नो मैम। नो मैम। तो इसका मतलब ये हुआ जब तक बीपी थी तब तक दो कोण बन रहे थे, जैसे बीपी को हटा दिया कोण बनना ही बंद हो गए। इसका मतलब ये भुजा कॉमन थी, ये भुजा उभयनिष्ठ थी, क्योंकि अगर ये उभयनिष्ठ नहीं होती तो इन दोनों कोणों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे बात कर लेते हैं कौन सी भुजा कॉमन नहीं है, बताइए जरा। मैम एपी सीपी। ठीक है, ए सीपी नहीं एपी। सीपी है ना। एपी और सीपी कॉमन नहीं है, तो अगर मैं एपी को यहां से हटा दूं तो क्या हरे वाले कोण पे कोई फर्क पड़ा? तो बन रहा है। नो मैम। चलो हमने मान लिया कि लाल वाला कोण नहीं बना लेकिन हरा वाला तो बन रहा है ना। तो एपी के गायब होने से सिर्फ एक कोण को फर्क पड़ा। वैसे मान लीजिए अगर मैं सीपी को यहां से गायब कर दूं तो क्या उससे लाल वाले कोण को कुछ फर्क पड़ रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं पड़ रहा No, है। तो ma'am. हमने क्या, तो हमने कहा कि सीपी को भी गायब करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ हरे वाले को फर्क पड़ा, लाल वाले को नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही बीपी को गायब किया तो दोनों कोण का वजूद खत्म, दोनों कोणों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो इसलिए हमने कहा बीपी कॉमन है, बीपी ही थी जो दोनों में थी। ठीक है, तो हमने कहा भुजा भी कॉमन आ गई। तीसरी कंडीशन जो है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन कह रही है कि जो नॉन कॉमन या जो ऐसी भुजा है जो उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे कि कौन कौन है? पहली तो आपने कहा एपी है जो कॉमन नहीं है और सीपी है जो कॉमन नहीं है। वो कैसी होनी चाहिए? वो कॉमन भुजा की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। कैसे विपरीत? कि अगर एक भुजा कॉमन साइड के इस तरफ को है तो दूसरी भुजा कॉमन साइड के दूसरी तरफ को होनी चाहिए। ये दोनों कभी भी कॉमन साइड के एक ही तरफ को नहीं होनी चाहिए। एक अगर ऊपर है तो दूसरी नीचे की तरफ को होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन थी। इन तीन कंडीशन से हम पता लगाते हैं कि कोई कोण जो है वो आसन्न, कोई दो कोण जो है वो आपस में आसन्न है या नहीं। पहली चीज, उनके बीच में कॉमन साइड होनी चाहिए, उनके बीच में कॉमन शीर्ष होना चाहिए, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो इस कॉमन भुजा के इर्द गिर्द कह लो या विपरीत दिशा में होनी चाहिए, ऐसा कह लो। ठीक है, तो ये था आसन्न कोण। अभी देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। वर्षा बेटा आप क्या लिख रहे हैं? ये सब नहीं लिखना है चैट में। आपको बच्चों को कितनी बार समझाना पड़ेगा? सभी बड़े बच्चे हैं, फिर भी आप ऐसी हरकतें ना किया करें। ठीक है, तो ये था हमारा आसन्न कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, वो अगर एक इस तरफ को है तो दूसरी इस तरफ को होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये भी हमेशा पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये दो कोण आपस में आसन्न नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या कारण रहा होगा कि ये आपस में आसन्न नहीं होंगे। नाम मैं लिख लेती हूं, इसका नाम है ए बी सी डी एल। चलिए बताइए। मैम इसमें कुछ कॉमन नहीं है इसलिए। नहीं, एक चीज तो कॉमन है लेकिन एक चीज कॉमन नहीं है। कौन सी चीज कॉमन है? एल एल। एल।
एल मतलब कि शीर्ष, ठीक है। शीर्ष इसमें कॉमन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वाला कोण भी एल बिंदु पे बन रहा है और ये वाला कोण भी एल बिंदु पे बन रहा है, तो शीर्ष कॉमन था जो कि एल था। क्या इनमें कोई भुजा कॉमन है? नो मैम। है मैम नहीं जी, है। बी एल और सी है। नो मैम। देखो नहीं, बीएल अलग है ना, सीएल अलग है, तो ये कॉमन नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसको हम कॉमन नहीं कहेंगे। कॉमन होती अगर सिर्फ बीएल ही होती या सिर्फ सीएल ही होती, तब हम कहते कॉमन। लेकिन देखो, इसने अपनी अलग से दो भुजाएं रखी हैं, इसने भी अपनी अलग से दो भुजाएं रखी हैं, तो कॉमन कहाँ हुई? इसकी इसकी जो है वो लाल भुजा से कोण बन रहे हैं दोनों, इसकी जो है वो नीली भुजा से बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कोई भी भुजा कॉमन नहीं थी, इसलिए हम इसको आसन्न कोण नहीं कह पाए। ठीक है, बात करें अगर तीसरे वाले की, तो बताइए यहाँ पर ये जो कोण है ये आपस में आसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इनके शीर्ष कॉमन नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इनके शीर्ष कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ये जो कोण बन रहा है ये बिंदु बी पे बन रहा है, इसका शीर्ष बिंदु बी है। ये कोण जो है वो बिंदु सी पे बन रहा है, इसका शीर्ष सी है। तो हम कहेंगे शीर्ष कॉमन नहीं था, तो कोण भी आसन्न नहीं होंगे। क्या भुजा कॉमन है? यस मैम। यस, कॉमन है, वो है बीसी। क्योंकि अगर मैं यहां से इस बीसी को हटा दूं तो ना तो एंगल बी बनेगा ना एंगल सी बनेगा। इस एक भुजा ने दोनों को प्रभावित कर दिया, दोनों को इफेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे यही थी जो इनके बीच में कॉमन थी। लेकिन शीर्ष कॉमन नहीं, तो ये कोण आसन्न नहीं हो सकते। ठीक है, एक आखिरी उदाहरण करते हैं, फिर एक क्वेश्चन पोल में भी कर ही लेंगे। अगर मैं आपको एक कोण बताऊं फटाफट से, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, एक कोण बन रहा है यहां से यहां तक और एक कोण बन रहा है यहां से यहां तक, क्या इन दोनों को हम आसन्न कोण कह सकते हैं? नाम ले लेते हैं इसका। यस मैम, कह सकते हैं। नो मैम। चेक करते हैं, क्या इनमें शीर्ष कॉमन है? यस मैम। एल यस मैम। कौन है वो? मैम एल। एल। क्या इनमें भुजा कॉमन है? यस मैम। नो। यस मैम। बी और एल। यस अगर आपका आंसर यस है तो बताइए भुजा का नाम। बी और एल। बी एल। मैम। करें बी। ठीक है, मैम बी। मान लो मैंने बीएल को यहां से उठा करके गायब कर दिया, तो क्या दोनों कोण बनना बंद हो गए? नो मैम। नो मैम। हरा वाला तो बन रहा है। तो अगर इस बीएल ने हरे वाले कोण को प्रभावित ही नहीं किया, तो क्या इसे हम कॉमन कहेंगे? नो मैम। नहीं कहेंगे, कि अगर बीएल कॉमन होती तो बीएल के गायब होने से ना तो हरा वाला कोण बन पाता ना तो लाल वाला कोण बन पाता, इसलिए हम कहेंगे भुजा कॉमन नहीं है। और जब भुजा ही कॉमन नहीं होगी तो ये कोण एक दूसरे के आसन्न भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आसन्न नहीं है। तो चलिए, अभी 2 मिनट है, अभी फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को डाउट है, क्योंकि ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुके हैं ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने ये है कि क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न है? पहला कोण यहां से यहां तक बन रहा है, दूसरा कोण यहां से यहां तक बन रहा है। इनको मैं नाम फटाफट से दे देती हूँ, इसका नाम है एम एन ओ एक्स। चलिए, अभी आपने इसका पता लगाना है ये एक दूसरे के आसन्न है या नहीं, आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। लेकिन मैंने उसमें दे दिए थे 4 ऑप्शन, तो मैं उन ऑप्शन को अभी हटा रही हूँ, सिर्फ 2 ही ऑप्शन रख रही हूँ। तो अपना आंसर चूज कर लीजिए। अब आप मैम इसमें पोल दूसरा सेक्शन में कोण कौन जाकर सा? के अपना आंसर दे सकते हैं। फिर से बताएं बेटा, क्या पूछा आपने दीपांशु? मैम दूसरा कोण कौन सा है? दूसरा कोण आपका ये नीले रंग का है, बी। एक है ए, एक है बी, जो कि यहां से यहां तक बन रहा है, यहां से यहां तक बन रहा है। ठीक है, और पहला कोण जो आपका है लाल रंग का है वो ये बन रहा है। तो हाँ या ना में आपने उत्तर देना है। अगर आपको लगता है ये आसन्न कोण है तो आप ए पे टिक करेंगे, अगर लगता है कि आसन्न कोण नहीं है तो आप बी पे टिक करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, शीर्ष कॉमन होना चाहिए, भुजा कॉमन होनी चाहिए। जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो सभी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करें।
20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 23 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर कर लीजिए। ठीक है, 27 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 29 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 30 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। कर लेते हैं अब हम 10 सेकंड्स का वेट और देखते हैं इसका आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड आपको दिख रहा होगा अभी अपनी स्क्रीन पे कितने बच्चों में से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि हाँ ये आसन्न कोण है, लेकिन क्या ये आसन्न कोण है? बताइए जरा सभी बच्चे। यस मैम। नो मैम। कि मैम दोनों में एक्स एम कॉमन है, 6 कोण। ठीक है, एक्सएम कॉमन है, लेकिन तीसरी अगर हम कंडीशन देखें बेटा, तो अगर तीसरी कंडीशन देखें तो कि जो भुजाएं कॉमन नहीं होती वो इसके उल्टी तरफ होनी चाहिए। अगर एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ होनी चाहिए थी, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, पहली चीज इनमें जो है वो जो भुजा कॉमन थी वो आप कह रहे हैं एक्सएम थी। ठीक है, हमने मान लिया कि भुजा एक्सएम थी और जो शीर्ष था वो एक्स था। लेकिन तीसरी कंडीशन कहती है कि जो आपकी नॉन कॉमन साइड्स है, नॉन कॉमन कौन कौन सी हुई? एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ही कॉमन साइड के एक ही तरफ को है। तो इसने तीसरी कंडीशन को पूरा नहीं किया, इसलिए हम कहेंगे कि ये आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी ये था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे दोबारा से पूछें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और अच्छे से आसन्न कोणों को सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट।